अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका भाई आपके लिए मूवी एक्सप्लेनेशन लेके आ चुका है। तो आज की जो हमारी मूवी होने वाली है वो होने वाली है 1408 यानी 1408। ये एक कमरे का नाम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि एक बंदा कार ड्राइव करके आता है और वो एक गेस्ट हाउस में चला जाता है। वहाँ पे एक कपल खड़ा होता है जो कहता है कि हम आपका इंतज़ार कर रहे थे मिस्टर माइक। माइक हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि बुक लिख रहा होता है हॉन्टेड होटल्स वगैरह और उनके रूम पर। तो ये अंकल उसको खबर देते हैं कि भाई हमारे पास भी एक हॉन्टेड कमरा है। तो उसको पिक्चर भी दिखाते हैं कि भाई ये फलाना फलाना पिक्चर है। तो माइक मान जाता है और कहता है मैं एक रात यहाँ पे स्टे करूँगा। फिर माइक उनसे कमरे का रास्ता पूछ के उस कमरे में चला जाता है, लेकिन वो सारी रात गुजारता है फिर भी उसको कुछ भूतिया वगैरह कुछ नहीं मिलता और उसको समझ आ जाती है कि भाई ये सारी ड्रामेबाजी है। वैसे भी माइक को इन बातों पे यकीन नहीं होता कि भाई भूत वाला कमरा और ये भूत वगैरह, बस इनको यकीन नहीं होता और ये इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा होता है कि भाई गॉड है भी सही है या नहीं है। अगली सुबह वो अपनी बुक को साइन करने के लिए एक लोकल लाइब्रेरी चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब वो अपनी ऑडियंस के सामने बैठा तो एक लड़की ने उससे पूछा कि आप क्यों भूतों वगैरह पे यकीन नहीं करते। तो उसने कहा कि मेरा मानना है कि जब तक आप किसी भूत वगैरह को देख ना लें तब तक आपका यकीन करना फजूल है। अब यहाँ से फारिग होकर वो एक बीच चला जाता है अपनी सर्फिंग वगैरह करने, जहाँ थोड़ी सी ही देर में लहर से टक्कर लगने के बाद वो डूबने लग गया। फिर जब माइक की आँख खुली तो वो बीच के किनारे पड़ा हुआ था। यहाँ से माइक एक पोस्ट ऑफिस पहुँचा जहाँ पे उसके फैंस के काफ़ी सारे लेटर आए हुए थे, जिनमें से एक अनजान पोस्ट कार्ड डॉल्फिन होटल का था जिसके पीछे ये लिखा हुआ था कि 1408 कमरे में बिल्कुल भी ना जाना। और वो इस बात की ठान लेता है कि मैंने जाना है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर माइक ने फ़ोन किया डॉल्फिन होटल और उस कमरे को बुक करना चाहा, लेकिन जिसने फ़ोन उठाया था उसने देने से कमरा बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर माइक ने अपने दोस्त सैम को कॉल किया तो सैम ने उसको कहा कि यार तुमने वाकई उस कमरे में उस होटल में जाना है। तो माइक ने कहा हाँ यार मैंने जाना है। तो फिर हमें उनकी बातों से मालूम हुआ कि माइक की एक बेटी थी जिसके मरने के बाद वो अपनी बीवी लिली से काफ़ी दूर हो चुका था। फिर माइक को जो भूत चढ़ा हुआ था उस कमरे में जाने का, तो माइक उस होटल पे पहुंच गया और जाके उसके मैनेजर के पास सीधा पहुंच गया जिसका नाम था ओलिन। तो ओलिन ने उसको कहा कि यार तुम उस रूम में ना जाओ, वो रूम ख़तरनाक है। तो तुमने अगर किताब में अपनी छापना है हमारे रूम के बारे में तो तुम किताब लिख दो, हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे। तो माइक हीरो ने कहा क्यों। तो ओलिन ने जवाब दिया कि भाईजान आज तक इस रूम में 56 लोग गए हैं और वो सारे के सारे सीरियस बिल्कुल नहीं लेता। और ओलिन ने उसको बता दिया कि तुम्हें रूम तक खुद जाना होगा, मैं सिर्फ यहीं तक तुम्हें छोड़ने आया हूँ। और वो रूम में आखिर दाखिल हो ही जाता है। माइक को लगा था कि भाई मैं कमरा खोलूँगा और कोई चिमकादड़ विमकादड़ निकलने की कहानी होगी, लेकिन भाई वो तो देखता है कि यार ये सिंपल रूम है। फिर उसको भी ऐसे लगता है कि यार ये सारी कहानियाँ ही बनाई हुई हैं इन्होंने। फिर वो पूरे कमरे का जायज़ा वगैरह लेता है और फिर वॉशरूम में जाता है और हाथ साफ करने के लिए टिश्यू थोड़ा फाड़ता है। माइक यहाँ पे भाई बहुत बोर होने लग गया और आखिर उसने अपने रिकॉर्डर में कमरे की पेंटिंग्स के बारे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि तभी वहाँ पे रखा हुआ एक रेडियो एकदम से खुद ब खुद बजने लगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई। उसको ऐसा लगा कि यार कमरे में कोई है, तो तभी वो अच्छे से इधर उधर देखने लगा। तो जब वो दोबारा वॉशरूम पहुंचा तो उसने देखा कि उसने जो टिश्यू फाड़ा था वो दोबारा बिल्कुल सही हो चुका है। फिर एकदम से उसके कमरे का टेम्परेचर अपने आप बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो उसने रिसेप्शन पे जब कॉल की तो उन्होंने कहा कि हम अभी आपके लिए एक इंजीनियर भेज रहे हैं। तो उतने में उसने अपनी टॉर्च उठाई और कमरे को मज़ीद देखने लगा तो उसको वहाँ पे डेड बॉडीज़ और कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। तो थोड़ी ही देर में वो इंजीनियर भी वहाँ पहुँच गया, लेकिन इंजीनियर बोला कि मैं कमरे के अंदर नहीं आऊँगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप करें। माइक भी उसकी बात को मान गया और जैसे उसने बताया वैसे उसने किया और कमरा बिल्कुल यस हो गया। तो फिर वो जब अपने बेड पे आके बैठा तो एकदम से रेडियो पे वही गाना बजने लगा। तो उसने जब वो गाना बंद किया तो रेडियो पे 60 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया और कमरे में एक अजीब सी आवाज़ फैल गई जिसको सुन के बंदा बहरा ही हो जाए। तो इस बात का पता लगाने के लिए माइक ने विंडो से बाहर झांका तो एकदम से वो विंडो उसके हाथ पे गिर गई। तो बड़ी मुश्किल से उसने अपना हाथ वहाँ से छुड़वाया और हाथ छुड़वा कर बाथरूम की तरफ बढ़ा कि यार चलो हाथ छाथ धो लूँ। तो जब बाथरूम गया और उसने जाके नल खोला तो एकदम से गर्म भाप पानी उसके हाथ बहने लग गया, जिसको देख के वो डर के पीछे हुआ और उसका हाथ और ख़राब हो चुका था और बड़ी मुश्किल से उसने वो टूटी बंद की। तो वो फ़ौरन भागा और उसने रूम सिक्योरिटी को कॉल की, तो लेकिन मालूम आगे से कोई जवाब न मिला। तो वो शदीद डर गया और दरवाजे की तरफ भागा। तो जब उसने चाबी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो चाबी एकदम से टूट गई और दरवाज़ा लॉक हो गया। ये सब देख के माइक की ऐसी तैसी फिर गई।
तो ये डरते डरते भागते भागते खिड़की के करीब गया। जब खिड़की के करीब गया और इसने आसपास झांका तो इसने गौर किया कि इसकी खिड़की के बिल्कुल सामने एक और खिड़की है जिसमें एक बंदा खड़ा हुआ है। जो वो शख्स खड़ा था इससे उसने मदद मांगी। जब इसने मदद मांगी तो इसने गौर किया कि यार जैसे मैं कर रहा हूँ वो भी वैसे कर रहा है। तो इसने अपने हाथ में लैंप उठाया। जब लैंप उठाया तो इसने देखा कि हूबहू इसके जैसा शख्स इसके सामने खड़ा है। तो इसने एक और बात देखी कि उस बंदे के पीछे एक बंदा आया और उसने उसको हथौड़ा मार दिया। तो इसने फौरन अपने पीछे देखा और एक बंदा इस सामने हथौड़ा लेके आया हुआ था और एकदम से वो गायब हो गया। तो इसने हड़बड़ा के अपने हाथ में लैंप उठाया और वहाँ से नीचे फेंक दिया खिड़की से। तो इसने देखा कि यार मैं खिड़की से लैंप तो फेंका है लेकिन वो तो गायब हो गया। तो इसने जब पीछे देखा तो हूबहू वही लैंप इसके सामने मौजूद था। तो ये डर के एक कोने में खड़ा हो गया। तो इसने देखा कि इसकी फैमिली की पुरानी वीडियो उस टीवी में चल रही है। साथ ही उस वक्त उसको उन लोगों की रूह दिखने लगी जो इस कमरे में मर चुके थे। यहाँ तक कि उसको अपने बाबा की भी रूह दिखने लगी। फिर वो खिड़की के करीब गया और खिड़की के बाहर निकलकर दूसरी खिड़की की तरफ पहुँचने की उसने कोशिश की। जब दूसरी खिड़की की तरफ पहुँचा तो मालूम ख़वातीन और हज़रात एकदम से वो खिड़की गायब हो गई। तो वो देख के डरा और दोबारा अपने कमरे में आके बैठ गया। फिर उसने अपना लैपटॉप निकाला और अपनी बीवी को उसने कॉल की। तो जब बीवी को कॉल की तो एकदम से कमरे के ऊपर से पानी बहने लगा। तो लैपटॉप एकदम से ख़राब हो गया। तो उसने सोचा कि यार मैं अपने कमरे की चिमनी से जा सकता हूँ। तो वो चिमनी की तरफ बड़ा ऊपर चढ़ा। तो जब उसने आगे जाके अलग-अलग कमरों की तरफ झांका तो उसको सारा कुछ वही नज़र आया जो उसके पास में हो चुका था। तो जब वो आगे गया तो उसने देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी है। तो उसको जैसे ही उसे छुआ तो वो एकदम से ज़िंदा हो गई। तो वो भागता भागता दोबारा अपने कमरे में आके गिर गया। फिर उस कमरे ने एक नया रूप ले लिया और उस पूरे कमरे में 0 टेम्परेचर हो गया। तो माइक ने उस वक्त सर्वाइव करने के लिए उसके पास जो भी कागज़ वगैरह थे तो वो उसने जलाना शुरू कर दिए। तो अल्लाह जाने पता नहीं कैसे एकदम से उसका लैपटॉप खुद ब खुद ज़िंदा हो गया। तो अपनी बीवी को उसने बताया कि मैं डॉल्फिन होटल में फ़लाँ कमरे में फंसा पड़ा हूँ, मेरी खुदा के लिए मदद करो। तो उसने एकदम से देखा कि हूबहू उसके जैसा एक बंदा और आ गया उसके लैपटॉप पे और वो उसकी बीवी से बात कर रहा है और उसको कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम भी इस कमरे में आ जाओ। फिर एकदम से कमरे में ज़लज़ला आ गया और पूरा कमरा टूटने लग गया। थोड़ी देर बाद माइक ने नोटिस किया कि एक पेंटिंग से आवाज़ आ रही है। तो उसने उस पेंटिंग से तंग आकर उस पेंटिंग को तोड़ा। तो जैसे ही उस पेंटिंग को तोड़ा तो पूरे कमरे में सैलाब आ गया। तो कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो समंदर के किनारे पड़ा हुआ है। सारा कुछ फिर नॉर्मल हो गया। तो एक दिन वो दोबारा पोस्ट ऑफिस किसी काम से गया तो उसने गौर किया कि यार ये सारे के सारे बंदे तो वही हैं जो डॉल्फिन होटल में थे। तो एकदम से उन सारे बंदों ने पोस्ट ऑफिस तोड़ना शुरू कर दिया। जब पोस्ट ऑफिस सारा तोड़ा तो वो दोबारा वही कमरा बन चुका था। यानी इससे साबित होता है कि उसको सिर्फ अपने दिमाग में ख्यालात आ रहे थे, वो उसी कमरे में ही था। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई। वो आवाज़ क्या थी कि उसकी बेटी उसको पुकार रही है। तो उसने जब सामने देखा तो उसकी बेटी खड़ी हुई थी। तो उसको जाके गले लगा तो उसकी बेटी एकदम से राख बन गई। और फिर उसको वही रेडियो की आवाज़ आई और जैसे ही रेडियो पे टाइमिंग ख़त्म हुई तो कमरा सारा नॉर्मल हो चुका था और दोबारा रेडियो पे 60 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट हो चुका था। वो फ़ोन की तरफ बढ़ा और फ़ोन मिलाकर अपने कान पे लगाया और उसने कहा कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। तो मालूम आगे से जवाब का आया। आगे से जवाब आया कि ये तो हमारे बंदों की मर्ज़ी होती है, वो बार बार ये 60 मिनट का जो है टाइमर झेले या वो सुसाइड कर ले। अब माइक को सारी बात का समझ आ चुकी थी। तो अब माइक ने कहा कि मैंने तो मरना ही मरना है, तो इस कमरे को भी साथ ही लेके मरूंगा। तो उसने अपनी शराब की बोतल उठाई और उसमें रुमाल डाला और पूरे कमरे को जला दिया। तो एंड में उसकी लाश को ताबूत में डालकर कमरे में उतार दिया गया। तो फिर मैनेजर ने उसकी बीवी को कहा कि ये लें आपकी शौहर की आखिरी चीज़ें। तो उसने कहा नहीं भाई, मैंने माइक की सिर्फ अच्छी बातों को जहन में रखना है, ये चीज़ें आप अपने पास ही रखें। तो ये कह के जो है मैनेजर अपनी गाड़ी में आके बैठा और उसने अपना शीशा गाड़ी का सेट किया। तो जैसे ही उसने अपनी गाड़ी का शीशा सेट किया तो एकदम से उसने देखा कि माइक पीछे चला हुआ बैठा हुआ है। तो मैनेजर ने एकदम से पीछे देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे आज की हमारी मूवी ख़त्म होती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मूवी सुनी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।